नमस्कार, माई सेल्फ कमल किशोर भट्ट एंड वेलकम टू कमल एजुकेशन पॉइंट। फाइनली पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि वो साउथ अफ्रीका में जो ब्रिक्स की समिट है इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। और बहुत सारे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ ने साउथ अफ्रीका को बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज़ किया कि अगर पुतिन आपकी कंट्री में आते हैं तो आप इनको गिरफ्तार कर लेंगे। और यहाँ से बताया जा रहा है पुतिन के द्वारा भी साउथ अफ्रीका को प्रेशराइज़ किया गया था कि अगर हमको तुमने गिरफ्तार किया तो हम जो है साउथ अफ्रीका पर चढ़ाई कर देंगे। तो बहुत बड़े धर्म संकट में साउथ अफ्रीका फंसा था। फाइनली साउथ अफ्रीका ने रशिया के साथ बातचीत की कि भैया तुम यहाँ आना ही मत, नहीं आओगे तो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। तो पुतिन का फाइनल हो गया है कि जो ब्रिक्स की एनुअल समिट है इसमें नहीं आएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि पुतिन को आखिर क्यों गिरफ्तार किया जाना है साउथ अफ्रीका में, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा हम इसकी पृष्ठभूमि जान लेते हैं। आप जानते हैं कि रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया तो जो वेस्टर्न कंट्रीज है इसने रशिया पर बहुत सारे सैंक्शन लगाए। अब यहाँ पर क्या हुआ कि रशिया के जो इलाके, यूक्रेन के जो इलाके रशिया ने कैप्चर किए थे, ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर लोग भी रहते थे। तो ऐसा रशिया का कहना है कि वहाँ पर अगर हम कब्जे में लिए हैं हमने वो एरियाज़, अगर वहाँ पर किसी तरह की के एक तरह से अगर अटैक होता है, यूक्रेन के द्वारा फिर से अटैक किया जाता है, उनको कब्जा करने का प्रयास किया जाता है, या हम अगर मान लीजिए यूक्रेन की फोर्सेस के साथ लड़ाई लड़ेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे सिविलियन भी मारे जा सकते हैं। तो इस वजह से रशिया का कहना है कि हमने बहुत सारे बच्चों को और वहाँ की महिलाओं को अपने यहाँ पर हम ले आए, जैसे ही वो इलाके शांत हो जाएंगे बाद में हम उनको वापस से वहाँ पर रख देंगे। लेकिन अन्य कंट्रीज़ का कहना है कि रशिया के जो प्रेसिडेंट है वो बच्चा चोर हैं, इन्होंने अनलॉफुल, ठीक है, यानी कि गैर कानूनी तरीके से यूक्रेन से बच्चे चुरा के अपने देश में ले आए। कहने का मतलब है कि पुतिन को इन्होंने बच्चा चोर डिक्लेयर कर दिया है। और उसके बाद आईसीसी ने जो है पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाल दिया। आईसीसी में टोटल मिलाकर के 124 कंट्रीज हैं, जिसके में से साउथ अफ्रीका भी इसका एक मेंबर है। तो ये आवश्यक हो गया है कि साउथ अफ्रीका अगर पुतिन जाते हैं तो वहाँ पर इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब देखो मैं थोड़ा सा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में आपको बता देता हूँ कि क्यों गिरफ्तार किया जाना पुतिन को ज़रूरी है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि पुतिन पर बच्चा चोरी के आरोप लगे थे। अब देखिए यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है, फॉर एग्जांपल किसी देश का कोई व्यक्ति हो, उसने कोई अपराध किया हो तो उस देश में न्यायपालिका होती है, जुडिशरी होती है जो उसको सज़ा देती है। अगर दो देशों के बीच में कोई विवाद चल रहा हो, कोई दूसरा देश किसी दूसरे देश पर अटैक कर दे, अनलॉफुल अटैक कर दे, तो उसके लिए आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे है, तो ये फैसला कर दे। अब मान लीजिए किसी देश में, यानी कि वो तो एक दूसरे देशों के बीच की लड़ाई का आईसीजे मैंने आपको बता दिया है। अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा व्यक्ति किसी देश में है जो बहुत ही पावरफुल पोजीशन पर बैठा है, उस देश का डिक्टेटर हो सकता है, प्रेसिडेंट हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर हो सकता है। और आमतौर पर आपने देखा होगा ये जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट होते हैं इनके बेटे लोग सबसे ज़्यादा दुष्ट होते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो वॉर क्राइम कर रहा है, यानी कि युद्ध अपराध कर रहा है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी यानी कि मानवता के खिलाफ कोई कृत्य कर रहा है, जीनोसाइड कर रहा है, किसी जाति का नस्ली संहार कर दो, जाति संहार कर दो, अगर इस तरह के कृत्यों में कोई व्यक्ति अगर किसी भी देश का अगर इस तरह के कृत्यों में लिप्त है और अगर उस देश की कोर्ट उसको सज़ा नहीं दे पा रही है तो उसको सज़ा देने का काम किसका होगा? आईसीसी का होगा। आईसीसी मतलब क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। और ये उन मामलों में सज़ा सुनाती है जहां पर युद्ध अपराध हो रहे हो, ठीक है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी यानी कि मानवता के खिलाफ अपराध हो रही है, फिर जीनोसाइड हो रहा होगा, तो वहां पर ये जो है फैसला सुनाता है। तो इसी को लेकर के आईसीसी ने एक फैसला सुनाया कि जो पुतिन है वो बच्चा चोर है और इसको जो है गिरफ्तार करके यहाँ पर लाया जाए। अब देखिए जो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, यहाँ पर टोटल मिलाकर के 18 जज हैं और 1500 के आसपास कर्मचारी है। तो ये कर्मचारी तो रूस जाकर के इनको अरेस्ट कर नहीं सकते। तो प्रश्न उठता है कि अगर आईसीसी ने पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाला है या फिर किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर आईसीसी अरेस्ट वारंट निकालता है तो आखिर उसको अरेस्ट कैसे किया जाता है? देखो इसको करने का काम होता है उन देशों का। आईसीसी में अभी तक टोटल मिला के 124 कंट्रीज हैं और अगर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकलता है तो इन 124 देशों का कर्तव्य हो जाता है कि अगर इनके देश में वो व्यक्ति है या फ्यूचर में आता है तो वो लोग इसको अरेस्ट करके नीदरलैंड के हेग में, जहाँ पर आईसीसी का हेडक्वार्टर है, जहाँ पर उसकी कोर्ट बैठती है, वहाँ पर लाना सुनिश्चित करेंगे। और इस आईसीसी को जो है साइन किया हुआ है साउथ अफ्रीका ने और इसको अपनी कंट्री में रेक्टिफाई भी किया है साउथ अफ्रीका ने। इतने सारे जो कंट्री नीले कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा इसमें आप, जो वेस्टर्न जो यूरोप है इसने तो उसको साइन किया, लेकिन अमेरिका, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अमेरिका ने इसको साइन तो किया था लेकिन इसको अपनी कंट्री में रेक्टिफाई नहीं किया। इसका मतलब आईसीसी का मेंबर नहीं है। ऐसे ही आप देख पा रहे होंगे इंडिया, चाइना और रशिया, इन तीनों ने भी जो है इसको साइन नहीं किया है, लेकिन यूक्रेन ने इसको साइन किया था। वॉर से पहले यूक्रेन ने इसको क्या किया था? साइन किया था। इसलिए चूंकि यूक्रेन में युद्ध अपराध हुए हैं, पुतिन द्वारा किए गए हैं, इसीलिए आईसीसी ने जो अरेस्ट वारंट निकाला है। इसलिए अब क्या हो गया कि पुतिन की जो दुनिया है ना, इसने बहुत छोटी कर दी आईसीसी ने। कैसे? अब अगर पुतिन इन 124 कंट्रीज में विजिट करते हैं
तो इनका दायित्व बन जाएगा कि आप इसको अरेस्ट करके कहाँ पर लाएंगे, नीदरलैंड के हेग में लाएंगे। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर होगी कि ब्रिक्स एक बहुत ही बड़ा समूह है, बड़ा तो खैर क्या है लेकिन बहुत ही प्रभावशाली समूह है, ठीक है। ब्रिक्स के बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ और क्यों ये सब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया ये भी बताना चाहूँगा। ये आप देख पा रहे होंगे ब्रिक्स कंट्रीज़ का मैप है। ब्रिक्स का जैसा कि आप फुल फॉर्म से अंदाजा लगा लेंगे, बी फॉर ब्राज़ील है, आर फॉर रशिया है, और इसके अलावा आई फॉर इंडिया है, सी फॉर चाइना है और एस फॉर साउथ अफ्रीका, यानी कि 5 देशों का समूह है जिसमें से इंडिया और चाइना ये 2 ही यहाँ पर मेन है, रशिया भी मेन है, ये चाइना है, ऊपर रशिया, ये 3 ही है। और जो इसमें सबसे कमज़ोर देश हैं वो आप एक देख पा रहे होंगे साउथ अफ्रीका है और दूसरा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ब्राज़ील है। ये थोड़े से इनको पेंडुलम टाइप का कहा जाता है और बाकी जो मेनली है वो इंडिया, चाइना और रशिया। रशिया भी आजकल 2 ट्रिलियन से नीचे चला गया है, इसकी भी कोई खास इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, लेकिन चूंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके पास टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं, बहुत खतरनाक इसने ड्रोन बनाए हैं, मिसाइलें बनाई हैं, बहुत कुछ बनाया है और भारत के साथ मिलकर भी इसने बहुत सारे उपकरण बनाए हैं। तो ये जो ब्रिक्स वाला समूह है ना, ये इतना ताकतवर आने वाले समय में होना है कि जो G7 है, ठीक, अमेरिका और यूरोप ने मिलकर जो G7 बनाया था, जो ग्लोबल 7 जिसको कहा जाता है, पहले से G8 था, और 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया को इन्वेट किया था तो उसके बाद रशिया को लात मार के यहाँ से निकाल दिया गया और G8 दोबारा से क्या बन गया, G7 बन गया। अब इस G7 में भारत को शामिल करना चाहता अमेरिका और यूरोप। हो सकता है आने वाले आप देखेंगे 5-7 सालों में भारत डेफिनेटली G7 का मेंबर बन के इसको G8 बना देगा। तो ये ब्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ब्रिक्स की साल की समिट साउथ अफ्रीका में होनी है, हर साल इसकी समिट होती है, अलग अलग तरीके से अलग अलग में होती है। तो साउथ अफ्रीका के लिए यहाँ पर धर्म संकट बन गया। साउथ अफ्रीका ने तो ब्रिक्स की समिट आयोजित करने से इनकार कर दिया। साउथ अफ्रीका का कहना है कि हमें जो है 2 तरफ से हम बिल्कुल घिर गए हैं, बीच में एकदम फुटबॉल की तरह हो गए हैं। यहाँ से रशिया जो है हम पर हमला कर रहा है और वहाँ से वेस्टर्न वर्ल्ड कर रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि है साउथ अफ्रीका। अफ्रीका आमतौर पर बहुत ही गरीब जो है एक कंट्री है। इन गरीबों में से जो सबसे आगे है, होने को ये भी गरीब ही है, इसमें सबसे आगे है साउथ अफ्रीका। यहाँ पर आपने नेल्सन मंडेला का नाम सुना होगा। यहाँ पर कालों और गोरों के बीच में बहुत ही ज़्यादा संघर्ष हुआ था इतिहास में, हालांकि अभी ये सब वहाँ पर चल रहा है। तो इस साउथ अफ्रीका जिस समय यहाँ इस साल ब्रिक्स की समिट होनी थी, इत्तेफाक की बात है कि इसी साल पुतिन के खिलाफ भी अरेस्ट वारंट आ गया। तो जब साउथ अफ्रीका ने देखा, एक तो साउथ अफ्रीका का क्या है कि पुतिन अगर यहाँ पर आएंगे तो कानूनी तरीके से तो साउथ अफ्रीका को इनको अरेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन अगर साउथ अफ्रीका इसको अरेस्ट करता है तो पहले ही रशिया धमकी दे चुका था जब भी आईसीसी का अरेस्ट वारंट आया कि अगर किसी कंट्री ने पुतिन को अरेस्ट करने का प्रयास किया तो ये जो है रूस पर हमला माना जाएगा और हम अपने सारे डिफेंस इक्विपमेंट, न्यूक्लियर वेपन्स, अपनी सबमरीन, अपने जो फाइटर जेट्स हैं, इसको लेकर उस देश पर चढ़ जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर पुतिन यहाँ पर आते हैं तो साउथ अफ्रीका को गिरफ्तार करना पड़ेगा। अगर साउथ अफ्रीका गिरफ्तार नहीं करता तो कानून का उल्लंघन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, अमेरिका, और इसने इसको प्रेशराइज करना शुरू किया कि भैया तुम्हारी आएंगे, तुम गिरफ्तार करोगे, अगर तुम गिरफ्तार नहीं करोगे तो हम तुम्हारे ऊपर सैंक्शन लगा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। बहुत ज़्यादा प्रेशराइज इन आईसीसी कंट्रीज ने इसको किया। तो नतीजा इसने सोचा कि भाई एक काम करते हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका की एनुअल समिट होनी है तो ऑब्वियस सी बात है पुतिन तो भैया समिट होगी तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि अगर पुतिन नहीं आएंगे तो ब्रिक्स की वैल्यू भी अपने आप में आने वाले समय में घट सकती है। तो इन्होंने प्रस्ताव दिया कि हम इस समिट को अपने यहाँ पर आयोजित करते ही नहीं, हम एक काम करते हैं, जो विदेश मंत्रियों की बैठक होती है, वर्किंग ग्रुप की बैठक होती है, ये सब हम अपनी कंट्री में आयोजित करते हैं। और जो एनुअल बैठक होती है ना, इन्होंने, इनके विदेश मंत्री बाकायदा चाइना गए थे, इन्होंने कहा कि हमारी ओर से आप जो इसकी एनुअल बैठक है ये चाइना में आयोजित कर देना, हम यहाँ पहुँच जाएंगे, पुतिन भी आ जाएंगे, बराबर हो जाएगी बात, क्योंकि चाइना आईसीसी का मेंबर नहीं है। अगर चाइना में पुतिन जाते हैं तो चाइना के लिए आवश्यक नहीं है कि ये पुतिन को अरेस्ट ही करे। तो चाइना का कहना था तुम बिल्कुल चिंता मुक्त रह जाओ, तुम अपने ही देश में जो है इसकी समिट को आयोजित कराओ, अगर कोई देश तुम पर अटैक करने का प्रयास करता है, वेस्टर्न वर्ल्ड कुछ करता है तो हम देख लेंगे उसको। तो चाइना ने इनकार कर दिया कि हम अपने यहाँ पर समिट आयोजित नहीं करेंगे, तुम अपने यहाँ पर कराओ और सुरक्षा की गारंटी हम तुमको देते हैं। तो इसके बाद साउथ अफ्रीका ने देखा कि बात बन नहीं रही है, अमेरिका और यूरोप पीछे पड़े हैं कि तुम गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, और चाइना ने भी हेल्प नहीं की। उनका कहना है कि हम सिक्योरिटी तुमको दे देंगे, समिट हम अपने यहाँ पर नहीं करेंगे। तो आखिर में एक ही ऑप्शन बचता है कि पुतिन साउथ अफ्रीका आए ही ना तो ये सारा बवाला ही चला जाएगा, वेस्टर्न वर्ल्ड भी फिर प्रेशराइज नहीं कर पाएगा, तुम इसको अरेस्ट करो और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो साउथ अफ्रीका इन्होंने प्रपोजल दिया था इनको कि भैया एक काम करते हैं, सबसे अच्छा कि समिट तो हमारे यहाँ हो जाएगी, तुम एक काम करो, तुम आना ही मत, तुम यहाँ पर वर्चुअली प्रेजेंट हो जाना। और रशिया ने भी कूटनीतिक दृष्टि को देखते हुए इस बात को मान लिया कि ठीक है भैया हम साउथ अफ्रीका नहीं जाएंगे। यानी कि इस साल की जो ब्रिक्स की समिट होगी यहाँ पर ब्राज़ील, रशिया के नहीं होंगे, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका इनके प्रेसिडेंट होंगे, और यहाँ के रशिया के प्रेसिडेंट क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यहाँ पर आएंगे। जिस तरह से हमने SCO में किया था, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक इस साल भारत में थी, हमने इनको बुलाया नहीं क्योंकि ईरान जो है उसको इस बार की सदस्यता मिलनी थी, और भारत अगर मान लीजिए चाइना के शी
शी जिनपिंग के साथ, ईरान के शासक के साथ, इनके साथ हाथ मिला था अपने देश में, तो कहीं ना कहीं वेस्टर्न वर्ल्ड हमको जो है कुदृष्टि से देख सकता था। इसलिए हमने क्या कर दिया कि इस बार एससीओ की समिट वर्चुअल कर दी, हमने किसी कंट्री के मेंबर को अपने यहाँ बुलाया नहीं। ठीक ऐसा इस बार जो है इसने भी कर दिया। इसका भी कहना है कि भैया पुतिन तुम यहाँ पर आना ही मत, हमारे लिए भी वाला कम तो तुम्हारे लिए भी खत्म। तो ये सब कुछ हो रहा है। अब आप सोचे होंगे क्या भारत भी इससे इफेक्ट पड़ेगा? देखिए भारत में भी तो इस साल G20 की समिट होनी है, G20 के हेड ऑफ द स्टेट्स का सम्मेलन इस बार भारत में होना है। और भारत में जितनी भी मीटिंग्स हुई है ना, भारत ने हमेशा रशिया को अपनी कंट्री में बचाया है। अभी आपने 2-3 दिन पहले खबर आ रही थी कि जो हमारे यहाँ पर जो एक वर्किंग ग्रुप की हमारे यहाँ पर बैठक हुई थी, ठीक है, ये लखनऊ में हुई थी हमारे यहाँ पर मीटिंग, जिसमें एक तरह से एक लास्ट पे स्टेटमेंट निकलना था और इस स्टेटमेंट पर रशिया के द्वारा यूक्रेन पर इन्वेजन की आलोचना की गई थी। तो भारत ने क्या किया, एक काम करते हैं, हम लोग ने बैठक कर ली है, चाइना और जो रशिया है इसके रिप्रेजेंटेटिव इसका विरोध कर रहे थे और भी कुछ देश विरोध कर रहे थे। तो भारत ने साफ साफ कह दिया कि 20 देश हम लोग टोटल G20 में है, काम करते हैं, हम अपना जो है एक प्रपत्र जारी करते ही नहीं है। यानी कि हमेशा क्या होता है, बैठक होती है तो बैठक में जो जो बिंदुओं पर डिस्कस किया जाता है तो फाइनली एक डॉक्यूमेंट जारी किया जाता है कि ये सब हुआ है और उसमें बहुत लंबा चौड़ा एक प्रारूप लिखा रहता है। तो हमारे यहाँ पर बैठक होती है मिनिस्टर्स की और उस प्रारूप को निकाला ही नहीं जाता, यानी कि यही सब हो जाता है। ठीक है, भारत चूंकि आप जानते हैं होस्ट है, इस बार का गेस्ट है, तो सॉरी होस्ट है, तो सारी बातें अपने आप पर निर्भर करती हैं भारत ही क्या करता है, तो इसलिए हमने ऐसा किया। और साथ में जो हेड ऑफ द स्टेट्स की बैठक हमारे यहाँ पर होनी है G20 के, सितंबर में इसका आयोजन होना है। तो यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है कि पुतिन यहाँ पर डेफिनेटली भारत में आएंगे और चूंकि भारत आईसीसी का मेंबर है नहीं और भारत ने ना तो इसको रेक्टिफाई किया हुआ अपनी कंट्री में, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे लिए ये आवश्यक नहीं है कि अगर पुतिन हमारे देश में आते हैं तो हम उनको गिरफ्तार करेंगे। और चूंकि आप जानते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड और अमेरिका भारत को भी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहा है, चूंकि वो साउथ अफ्रीका था, छोटा सा कंट्री था, इन पर निर्भर करता था, वो तो मान गया भाई कि अगर आप चलो इतना प्रेशराइज कर रहे हैं तो वो तो झुक गया। इससे पिछली बार आपको पता होगा इंडोनेशिया के बाली में G20 की समिट हुई थी, यहाँ पर भी वेस्टर्न वर्ल्ड ने और अमेरिका ने इसको इतना प्रेशराइज किया कि इसको फाइनली यहाँ पर यूक्रेन के प्रेसिडेंट को बुलाना पड़ता है और रशिया की आलोचना करनी पड़ती है। चूंकि ये क्या थे, साउथ अफ्रीका और इंडोनेशिया जैसे छोटे छोटे कंट्री थे और ये जो है अमेरिकन दबाव के आगे और यूरोपीय दबाव के आगे झुक गए थे। लेकिन भारत जैसा कि आप जानते हैं कि इनके आगे झुकने वाला तो है नहीं, क्योंकि हमारे पूरे के पूरे जो हित हैं वो इन देशों से ही नहीं सदते हैं, हमारे जो पड़ोस में जो देश हैं उनके साथ भी हमारा मैत्रीपूर्ण संबंध होना बहुत आवश्यक होता है। और आप जानते हैं यूएसएसआर तो हमारे बहुत पहले, बहुत भले ही पुतिन एक तरह से मैं कहूँगा अगर व्यक्तिगत रूप से मुझे पूछा जाए तो पुतिन कोई बहुत अच्छा व्यक्ति नहीं है, ये एक तरह से रशिया का तानाशाह है। इसने रशिया में इतने क्राइम किए हैं, अगर आप इसका इतिहास उठा करके देखेंगे तो बिल्कुल खून खराबे से भरा है। लेकिन चूंकि जो कंट्री है, देश है, दो देशों के जो मामले होते हैं वो इस तरह से नहीं देखे जाते कि कौन सा व्यक्ति अच्छा है, कौन सा व्यक्ति बुरा है। बुरे से भी हाथ मिलाना पड़ता है, अच्छे से भी हाथ मिलाना पड़ता है। जहाँ से आपके कंट्री के हित सद रहे होते हैं उससे आपको हाथ मिलाना पड़ता है। भारत के अधिकांश जो डिफेंस इक्विपमेंट है या तो फ्रांस के हैं या तो इसी रशिया के हैं। और फ्यूचर में अगर हम वॉर में जाते हैं पाकिस्तान के साथ या फिर किसी भी और देश के साथ, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हथियार हमारे देश में है इनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आएंगी, बहुत सारे पार्ट्स की हमको जरूरत पड़ेगी, बहुत सारी सर्विसिंग उनकी करानी पड़ेगी। तो रशिया हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल इस केस में हो जाता है। ठीक है, और आप जानते हैं कि अमेरिका से भारत इसी वजह से हथियार नहीं खरीदता क्योंकि अमेरिका ठुलमुल नीतियों को अपनाता है। यहाँ पर आतंकवाद के नाम पर अमेरिका ने पाकिस्तान को बहुत खतरनाक फाइटर जेट्स दे रही हैं और सब जानते हैं कि वो फाइटर जेट्स अमेरिका पाकिस्तान जो है आतंकियों के खिलाफ नहीं बल्कि भारत के खिलाफ यूज़ करता है। और ये सब जानने के बावजूद वेस्टर्न वर्ल्ड और अमेरिका जो है आंख बंद करके पाकिस्तान को लोन भी दे रहे हैं, फाइनेंशियल एड भी दे रहे हैं, मिलिट्री एड भी दे रहे हैं। इसलिए भारत जो है अमेरिका को बहुत ज़्यादा मुंह नहीं लगाता। और अमेरिका अगर कोई बात प्रेशराइज अगर भारत को करता है तो भारत ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है। इससे पहले भी आपको पता होगा कि अमेरिका ने भारत पर भी इस बार दबाव बनाया था, जैसे इंडोनेशिया ने एक तरह से जेलेंस्की को अपने यहाँ इन्वाइट किया था, तुम भी करो, और भारत ने साफ कर दिया कि भैया हम किसी देश को इनवाइट नहीं करने वाले हैं। और G20 में भारत का साफ साफ कहना है कि किसी देश के बायलैटरल रिलेशंस को डिस्कस करने का जो मंच है वो यूनाइटेड नेशंस है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रस्ताव लाइए, वहां से पारित कराइए, महासभा में प्रस्ताव लाइए, वहां से पारित कराइए। यानी कि बायलैटरल रिलेशंस को डिस्कस करने के लिए जब यूनाइटेड नेशन है तो फिर G20 में आप इसको क्यों ला रहे हो? G20 का जो उद्देश्य है दुनिया को आर्थिक चुनौतियों से निपटाना, यानी कि G20 के जो वास्तविक उद्देश्य हम अपने यहाँ पर जो G20 की समिट है इसमें हम वो करेंगे जो G20 के एग्रीमेंट में इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस में होगा। हम किसी भी कीमत पर अमेरिका या फिर वेस्टर्न वर्ल्ड यूरोप के दबाव में नहीं झुकेंगे और हम वो करेंगे जैसा हमारा मन करेगा करने का। हम मतलब कहने का मतलब साफ है कि भारत ने अभी तक G20 की जितने भी बैठकें हमारे यहाँ पर आयोजित हुई हैं उसमें जो रूस विरोधी प्रस्ताव थे इनको भारत ने सीधे से नकार दिया और उनको प्रस्ताव में आने ही नहीं दिया। तो ऐसा ही उम्मीद जताई जा रही कि भारत जो सितंबर के महीने में हेड ऑफ द स्टेट्स की यहाँ पर मीटिंग होगी उसमें भी ऐसा ही करेगा। और साउथ अफ्रीका में जैसा आप जानते हैं ब्रिक्स की समिट काफ़ी क्रूशियल इस बार होनी है क्योंकि इसमें डिस्कस होना है कि एक ब्रिक्स बैंक बनाया जाए, ब्रिक्स की एक नई करेंसी बनाई जाए और साथ में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं
जो ब्रिक्स के साथ जुड़ना चाहती हैं। 15 से 16 उनकी संख्या है और पाकिस्तान का भी इसमें नाम शामिल है। पाकिस्तान भी चाहता है कि ब्रिक्स के साथ वो जुड़े और यहाँ पर जो ब्रिक्स बैंक खुल रहा है और जो ब्रिक्स की लोकल करेंसी डेवलप हो रही है उसको जो है ये ज्वाइन करेगा तो उसको काफ़ी फ़ायदा होगा, पैसे वैसे मिल जाएंगे, लोन मिल जाएगा आसानी से। तो यही सब कुछ चल रहा है। हालांकि आने वाले समय में क्या होता है तो समय बताएगा। उम्मीद करता हूँ कि जो बातें आज के सेशन में मैंने आपको बताई हैं आप ठीक से समझ पाए होंगे। तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।